जय हिंद बच्चों, कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 1 के दूसरे पाठ के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस पाठ के पहले वीडियो में हम लोगों ने लहासा की ओर यात्रा वृतांत के जो लेखक हैं महापंडित राहुल सांकृत्यायन, इनकी जीवनी को पढ़ा था। अब आइए इस यात्रा वृतांत को पढ़ते हैं। बच्चों, जो लेखक महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी है, जब ये पहली बार जब ये नेपाल के रास्ते तिब्बत की यात्रा पर गए थे और उस समय चीन और भारत में सीमा विवाद भी चल रहा था, तो भारतीयों को तिब्बत जाना वर्जित था। ठीक है, तो लेखक को वहां जाने के लिए भिखारी बनने का नाटक भी करना पड़ा। तो ये सारा कितना रोचक था और किस किस परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ा, तो इस पाठ में यह सब भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ उन्होंने उस समय में उस काल परिवेश में तिब्बती समाज के विषय में भी जानकारी दी है, तिब्बत की भौगोलिक स्थिति को भी बताया है और साथ ही साथ यह भी दर्शाया है कि उस वक्त जो तिब्बत का जो समाज था वो कैसा था। उसमें छुआछूत, जाति पात ऐसी कोई भावनाएं नहीं थी। और साथ ही साथ उन्होंने बड़ी रोचक चीजें बताई कि जो औरतें थी वहां पर वो भी किसी से पर्दा नहीं करती थी। तो आइए सविस्तार इसे समझते हैं। बच्चों, लेखक यहाँ यह बता रहे हैं कि जब वो तिब्बत जाते हैं तो जिस रास्ते का उन्होंने, नेपाल के जिस रास्ते का उन्होंने प्रयोग किया था, उसी रास्ते से भारत की सारी वस्तुएं जो है वो तिब्बत जाया करती थी। अच्छा, और यह रास्ता इन्होंने इसलिए चुना था क्योंकि उस वक्त फरिंग कालिंगपोंग का रास्ता जो है वो नहीं खुला था, तो जो दार्जिलिंग जिले में पड़ता है, कालिंगपोंग का वो रास्ता नहीं खुला था। तो आप ये समझिए कि नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी सारी चीजें जो है ये इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। और यह जो रास्ता है वो व्यापारिक रास्ता नहीं था, यह एक सैनिक रास्ता भी था। तो जब लेखक वहां जाते हैं तो देखते हैं कि जगह जगह पर वहां पर चौकियां, फौजियों की चौकियां और किले भी बने हुए थे। तो वो बताते हैं कि इसमें, इन किलों और चौकियों में पहले कभी चीनी पलटन रहा करती थी। और फिर वो बताते हैं कि बहुत सारे जो फौजियों के मकान थे वो अब गिर चुके थे। दुर्ग के किसी भाग में जहां पहले किसानों ने अपना बसेरा लिया था, वहां भी तो कुछ घर तो आबाद, मतलब दिखते हैं कि वहां लोग रहते हैं। और उन्होंने एक और चीज बताया कि एक परित्यक्त, अबेंडेंड, मतलब छोड़ा हुआ एक चीनी किला भी था। तो वहां लेखक चाय पीने के लिए ठहरते हैं। ठीक है, तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और बहुत सारी आराम की भी बातें हैं। तो तकलीफें यह है कि तिब्बत के समाज में हथियारों का कानून नहीं था, लेकिन वहां पर आराम की बात यह है कि वहां छुआछूत, जाति पाति ऐसी कोई भी भावनाएं नहीं है। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात है कि वहां की औरतें जो है वो किसी से भी पर्दा नहीं करती थी। और यहाँ लेखक सबसे अच्छी बात यह बताते हैं कि वहां पर आप परिचित हो या अपरिचित हो, वहां सभी लोग सबकी सहायता करते थे। आप किसी के भी घर में जा सकते हैं। और वहां का सबसे मुख्य पेय पदार्थ क्या है बच्चों? चाय है। तो आप वहां पर जैसी चाय आप पीना चाहते हो, कैसी भी चाय आप वहां पर बनवा सकते हैं। और अगर आप वहां कहते हैं कि मुझे मक्खन वाली चाय चाहिए या कैसी भी, या चोंगी में कूटकर दूध वाली चाय चाहिए, और अगर आप उनको दे देते हैं, तो अगर आपके मन में कहीं ऐसा भी आता है कि क्या पता मेरे पूरे चाय में वो पूरा मक्खन जाए या ना जाए, तो आप खुद भी रसोई घर में जा सकते हैं और अपनी चाय बना भी सकते हैं, बनवा भी सकते हैं और चाय भी अपने लिए ला सकते हैं। ठीक है, चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। यहाँ लेखक बताते हैं कि जिस परित्यक्त चीनी किले में वे चाय पीने के लिए रुके थे, अच्छा, जिस परित्यक्त चीनी किले में लेखक रहते हैं, वहां उनके साथ एक मंगोल का एक भिक्षु होता है, सुमति। तो वो उसके साथ ही रहते हैं और उसके साथ ही वहां से निकलते हैं। और जो सुमति होता है उसको वहां के सारे रास्तों का अच्छी तरीके से ज्ञान होता है। जबकि 5 वर्ष के बाद जब वे एक सभ्य यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर इसी रास्ते से आए, तो किसी ने उनको रहने के लिए जगह नहीं दी। अच्छा, यहाँ लेखक यह भी बताते हैं बच्चों कि जब ये भिक्षु के वेश में आए तो इनको रहने के लिए परित्यक्त चीनी किले में तो स्थान मिल गया, लेकिन जब ये 5 साल बाद बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे वेशभूषा में यहाँ पर आए थे, तो उन्हें फिर पुनः रहने के लिए अच्छी जगह
नहीं मिली थी और हम एक गांव के सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम लोग होश आवाज को दुरुस्त रखते हैं। यहाँ पर बच्चों लेखक ये कहते हैं कि किसी की वेशभूषा को देखकर उसका आकलन करना ये कहीं ना कहीं मनुष्य की मनोवृत्ति पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर यह दिखाया गया है कि एक वक्त था जब पहली बार राहुल सांकृत्यायन जी तिब्बत आते हैं और किस भेष में आते हैं, भिखमंगे की भेष में। फिर भी इन्हें रहने को अच्छी जगह मिल जाती है। लेकिन जब दूसरी बार 5 साल बाद ये घोड़ों पर सवार होकर और एक भद्र यात्री मतलब अच्छे यात्री के भेष में, संभ्रांत कुलीन कह लीजिए, अमीर कह लीजिए आप, तो आए तो उनको रहने के लिए कोई जगह भी नहीं मिली और बड़ी ही एक गरीब से झोपड़े में वो ठहरे थे। तो वो कहते हैं कि ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, ये मनोवृत्ति पर निर्भर करती हैं कि इंसान किस वक्त क्या सोच रहा होता है। और ये वहां पर एक मुख्य पेय पदार्थ है छंग जिसे कहते हैं। तो ये साथ ही यह बता रहे हैं कि वहां का मुख्य पेय पदार्थ क्या है, छंग। तो वहां के लोग शाम को क्या करते हैं, छंग पी लेते हैं और होश हवास उनको बहुत कम ही रहता है। तो शायद इस वजह से भी लेखक को अच्छी जगह शाम के वक्त रहने को नहीं मिली थी दूसरी बार। और जिस दिन लेखक और सुमति परित्यक्त चीनी किले में रुके थे उसी दिन वे लोग थोंगला के आखिरी गांव तक पहुंच गए थे। अब सबसे बड़ा विकट सफर था थोंगला का डांडा थोंगला को पार करना। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। इसकी ऊंचाई कुल 16-17 हजार फीट होती है। तो उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराह नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमियों को भी नहीं देखा जा सकता। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह थी। वो थोंगला डांडा जो था, वो डांडे की जो जगह होती थी वह डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह होती थी। तिब्बत के गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन अगर इस निर्जर स्थानों पर कोई आदमी मारा जाए या अगर किसी का खून हो जाए तो कोई भी परवाह नहीं करता था। सरकार या वहां की खुफिया विभाग जो थी वो पुलिस पर, उस वक्त तिब्बत की जो सरकार थी या खुफिया विभाग थी वो पुलिस पर इतना खर्चा भी नहीं करती थी। वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता था और ऐसा वीराना था डांडा कि वहां डांडे की जगह की जहां वहां पर तो कोई गवाह भी नहीं मिल सकता था। डकैत सबसे पहले क्या करते थे, आदमी को मारते थे, फिर देखते थे कि उसके पास क्या कुछ है, अगर पैसा है कुछ भी है तो वो उसे लूट भी लेते थे। और सबसे बड़ी बात यह थी उस समय में, राहुल सांकृत्यायन जी इस यात्रा वृत्तांत में बताते हैं कि लोग जो वहां के थे वहां पर कोई हथियार का कानून नहीं था। तो वहां पर लाठियों की तरह, जैसे हम आराम से अपने साथ लाठी रखते हैं, लाठी का तो कोई लाइसेंस नहीं होता, वैसे ही वहां पर लोग लाठियों की जगह पर क्या रखते थे बच्चों, पिस्तौल रखते थे, बंदूक रखते थे। यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। ठीक है, क्योंकि अब गांव में हमें मालूम भी हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम तो भिखमंगे थे और जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतारकर जीभ निकालकर कुच्ची कुच्ची दया करके भीख मांगते भी थे। लेखक ये कहते हैं कि हम तो भिखारी के वेश में गए थे पहली बार, मैं और सुमति, तो हमें तो इतना कुछ डर नहीं था क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ था ही नहीं, ना ही तो हम संभ्रांत दिखते थे। और अगर कभी ऐसा होगा भी तो हम टोपियां उतार लेंगे और भीख मांगने की नकल करेंगे। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। यहाँ पर फिर लेखक बताते हैं कि डांडे की चढ़ाई तो वो चढ़ गए थे और जो अगला उनका पड़ाव था वह भी 16-17 मील से तो कम नहीं था। तो बहुत थकान होती है। लेकिन जो लेखक होते हैं वो सुमति से कहते हैं कि यहाँ से लंगकोट तक पहुंचने के लिए 2 घोड़े लाकर ले आओ, सामान भी रख लेंगे और हम उस पर चढ़कर चल भी देंगे। इसके बाद क्या होता है, राहुल सांकृत्यायन और जो सुमति होते हैं ये दोनों डांडे से पहले एक जगह चाय पीते हैं और दोपहर के वक्त तक डांडे के ऊपर जा पहुंचते हैं। अब यहाँ से राहुल सांकृत्यायन जी क्या बताते हैं कि हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। वो बता रहे हैं कि जब वो डांडे के ऊपर पहुंचे थे तो वो कम से कम समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर थे, 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पर थे। और वो बता रहे हैं कि दक्षिणी तरफ पूरब से पश्चिम
पश्चिम की ओर जो क्या है हिमालय की श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, मतलब जो सबसे ऊपर पहाड़ थे वो बिल्कुल नंगे थे। नंगे इन द सेंस ना तो उनपे कहीं बर्फ की सफेदी थी और ना ही किसी प्रकार की कोई हरियाली ही दिखती थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का एक स्थान था। हाँ, वहां जहां पर सबसे ऊपर जब वो डांडे के ऊपर पहुंचते हैं तो वहां पर वे क्या देखते हैं, पहले तो हर तरफ का नजारा देखते हैं कि कैसा है। तो वो बताते हैं कि कुछ पहाड़ जो थे वो बिल्कुल ही बर्फ भी नहीं थी, कोई हरियाली भी नहीं थी। कुछ पहाड़ों पर थोड़ी बहुत बर्फ भी चमकते थे। और जहां पर वो ऊपर पहुंचते हैं वहां पर एक डांडे के जो मंदिर होता है, जो डांडे के देवता का मंदिर है, वहां पर जाते हैं वे लोग, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था। वहां का जो मंदिर था वो वहां पर पत्थरों के ढेर, जानवर, भिन्न भिन्न जानवरों के सींगों से, रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। पहले तो ये चढ़ाई पर चले, अब इनको उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो मुश्किल थी लेकिन उतराई तो आसान ही होती है क्योंकि हमको नीचे की तरफ उतरना होता है। शायद एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे और राहुल सांकृत्यायन जी बता रहे कि उन्हें तो अच्छे से कुछ याद नहीं है लेकिन उनके साथ कुछ और लोग भी घोड़े पर चल रहे थे। मेरा घोड़ा, अब यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी ये बताते कि इनका घोड़ा जो है वो कुछ धीमा चलने लगा था। तो राहुल सांकृत्यायन जी को लगता है कि चढ़ाई के कारण ये थक गया है और राहुल सांकृत्यायन जी उसे मारना भी नहीं चाहते थे। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये बिल्कुल पिछड़ जाते हैं। लेखक घोड़े को सजा नहीं देता, मारता नहीं है। तो क्या होता है, धीरे धीरे सब लोग आगे निकल जाते हैं और वो पीछे ही रह जाता है। इसके बाद क्या होता है, लेखक जब पीछे रह जाता है तो एक जगह वो पहुंचता है जहां पर दो रास्ते फूट रहे होते हैं और लेखक क्या करता है, बाएं वाला रास्ता चुन लेता है और वो मील 1.5 मील चला जाता है। आगे जाकर उसे क्या पता चलता है कि लंगकोर का रास्ता बायां वाला नहीं था, दायां वाला था। तो फिर वह लौटकर दूसरे रास्ते को पकड़ता है। अब इस कारण क्या होता है, वो बहुत ही उसे विलंब हो जाता है। 4-5 बजे के करीब वो गांव से जब मील भर दूर था तो वहां पर वो क्या देखते हैं कि वहां पर सुमति उनका इंतजार कर रहे हैं। और मंगोलों का तो मुंह जैसा होता है, मुंह का जो आकार होता है वैसे ही लाल होता है और सुमति उस वक्त और ज्यादा गुस्से में थे। तो वे और ज्यादा, उनका चेहरा और ज्यादा लाल लग रहा था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से, यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी बता रहे हैं कि सुमति बहुत गुस्से में कहते हैं कि मैंने 2 टोकरी कंडे भी फूंक डाले, 3 बार चाय को भी गर्म किया और आप तब तक नहीं आए। तो लेखक जो है बहुत ही नरमी के साथ जवाब देते हैं कि लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे घोड़ा कैसा मुझे मिला है, मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद करता था। खैर, सुमति का गुस्सा जल्दी ही शांत हो जाता है क्योंकि लेखक की इसमें कोई भी गलती नहीं होती है। अब लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे, एक बढ़िया जगह मिली थी उन्हें। यहाँ भी उनके बहुत सारे यजमान थे। हाँ, ये सुमति जहां पर भी जाते हैं इनके यजमान पहले से ही होते हैं। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुप्पा भी मिला। थुप्पा बच्चों वहां का सत्तू और चावल के साथ मूली को क्या करते हैं, हंडी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया एक पदार्थ होता है, उसे थुप्पा कहते हैं। तो उन लोगों ने वह भी खाया। अब लेखक लंगकोर से कहाँ आ गए हैं बच्चों, तिंगड़ी। तो वो तिंगड़ी के विशाल मैदान में है और वहां पर कैसी भौगोलिक स्थिति है वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो पहाड़ों से घिरा हुआ यह जो तिंगड़ी का विशाल मैदान है वह पहाड़ों से घिरा हुआ टापू सा दिखता है, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उस पहाड़ी का नाम है तिंगड़ी समाधि गिरी। आसपास के गांव सुमति के बहुत सारे यजमान थे। जो सुमति इनके साथ मंगोल भिक्षु जो सुमति इनके साथ गया था तो उसके बहुत सारे यजमान थे आसपास के गांव में। तो सुमति क्या करता था, कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे बनाकर रखता था और उनके गंडे खत्म कब इसलिए नहीं होते थे क्योंकि वो जितने भी बोधगया से कपड़े लाते थे जिसके वो गंडे ताबीज बनाते थे, जब वो खत्म हो जाता था तो वो किसी भी कपड़े को चीरा लगाकर फाड़ कर उसके गंडे बना लेते थे।
वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। सुमति जी जो थे, जो राहुल सांकृत्यायन जी के साथ इस यात्रा पर थे, वे बार बार अपने यजमानों के पास जाया करते थे। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने यह सोचा कि अगर मैं इन्हें हर जगह जाने दूं तो यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। तो उन्होंने कहा कि आप इधर उधर न जाइए, सुमति जी आप इधर उधर न जाइए, हम जिस गांव में ठहरेंगे ना आप उसमें ही भले गंडे बांध दीजिएगा, और लेकिन उसके आसपास के गांव में मत जाइएगा। और मैं क्या करूंगा, जब मैं लहासा पहुंचूंगा तो मैं आपको लहासा पहुंचकर पैसे दे दूंगा, उस बदले में जितने आप गंडे बांट कर लोगों से जो पैसे लेते हैं वो मैं लहासा पहुंचकर आपको दे दूंगा। सुमति ने इस बात को स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई न मिला। बच्चों, भरिया हम कहते हैं भारवाहक को, जो हमारा बोझ ढोते हैं, हमारे सामान को लेकर ऊंची चढ़ाइयाँ चढ़ते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, दूसरे दिन भरिया ढूंढते हैं लेकिन कोई भी भरिया वहां पर नहीं मिलता। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था। अब ये लोग क्या सोचते हैं कि भरिया भी नहीं मिला, अगर हम लोग सुबह सुबह चल देते तो अच्छा था, क्योंकि जब ये लोग 10 से 11 बजे के करीब चल रहे थे तो बहुत ही तेज धूप पड़ रही थी। अब यहाँ पर ये भौगोलिक स्थिति बताते हैं कि तिब्बत की धूप बहुत ही कड़ी होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक लो तो गर्मी खत्म तो हो जाती है, परंतु अगर 2 बज गए और अगर आप सूरज की तरफ मुख करके चल रहे हैं तो आपका ललाट जो है वह धूप से जलेगा और पीछे का कंधा जो है वो बर्फ की ठंडक से कैसा हो जाएगा, बिल्कुल बर्फ की भांति ठंडा हो जाएगा। तो ये कहते हैं राहुल सांकृत्यायन जी की भरिया तो मिला नहीं और हालत ऐसी थी, फिर भी उन लोगों ने क्या किया, पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगड़ी में भी थे लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, जिस जगह पर ये लोग गुजर रहे होते हैं वहां पर भी सुमति के यजमान होते हैं और वे उनसे मिलना भी चाहते हैं, लेकिन ये जो राहुल सांकृत्यायन जी होते हैं बहाना बना देते हैं कि नहीं, पहले आप शेखर विहार चलिए, वहां पर भी आप यजमानों से मिल सकते हैं। तिब्बत की जमीन, अच्छा यहाँ पर अब इसके बाद राहुल सांकृत्यायन जी तिब्बत की जो भौगोलिक स्थिति के दौरान ही यह बताते हैं कि वहां पर जमीनों का बंटवारा कैसा था या जमीनें किस तरीके से थी। तो बताते हैं कि यहाँ पर जो जमीन थी वो छोटे छोटे जागीरदारों में बटी थी। ये जो जागीर थे इनका बहुत ज्यादा हिस्सा मठों को, मतलब ये बौद्ध विहारों को दिया गया था, मठों के हाथ में था। अपनी अपनी जागीर में हर एक जमींदार कुछ खेती खुद करता था, जिसके लिए वह मजदूर बेगार में मिल जाते थे। वहां पर खेती करने के लिए मजदूर भी मिल जाया करते थे। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेज दिया जाता था जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। अच्छा, खेती का इंतजाम देखने के लिए जो मठ के जो अधिकारी होते थे, क्योंकि मठों के पास ज्यादा जमीन हुई करती थी या उनका हक होता था उन जमीनों पर, तो वो भिक्षु को भेज देते थे। जो जागीर के आदमियों के लिए, जो जागीर के लोग होते थे जो उन खेतों में काम करते, उनके लिए वो बिल्कुल राजा के समान होते थे। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े, जिनका नाम नमसे था, बड़े ही भद्र पुरुष थे। ये वहां पर राहुल सांकृत्यायन जी किससे मिलते हैं, शेखर की खेती के मुख्य भिक्षु से, शेखर बिहार के। तो उनका नाम नमसे होता है। वो बहुत ही भद्र, बहुत ही कुलीन व्यक्ति थे और सभ्य भी थे। वह बहुत प्रेम से मिलते हैं। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर यह भी बताते कि वो बहुत ही अच्छे से मिलते हैं, प्रेम भाव से मिलते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि मेरा भेष तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि उनको इतना कुछ ख्याल करना चाहिए। फिर आगे वह बताते कि यहाँ एक बहुत ही सुंदर मंदिर था जहाँ कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिपियां थी। ठीक है, वहां पर ये बताते हैं कि एक मंदिर था जिसमें कंजूर बच्चों उसको कहते हैं, जिसमें बुद्ध वचन, गौतम बुद्ध के वचनों को का अनुवाद लिखा गया था। तो उसकी 103 हस्तलिपियां थी, 103 पोथियां थी और 103 पोथियों को देखकर महापंडित सांकृत्यायन जी ने अपना आसन भी वहीं लगा लिया। और आपको तो पता ही है कि स्वभाव से ये यायावर भी थे और इन्हें महापंडित की उपाधि इसलिए मिली थी क्योंकि ये कुशाग्र भी थे। तो उन्होंने वहां पर वो बैठ जाते हैं। वह बड़े मोटे कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम की नहीं रही होंगी। ठीक है बच्चों, तो वो यहाँ पर ये भी बताते हैं कि जितनी पोथियां थी वो बड़े ही मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी और एक एक जो पोथी थी, एक एक जो पुस्तक कह लीजिए, वो 15-15 शेर से कम की नहीं रही होंगी।
और बच्चों एक सेर कुछ 1 किलो के बराबर होता है, तो कम से कम 15-15 किलो की एक एक पोथियां थी। सुमति ने फिर आसपास के यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। जब सुमति वहां पर जाते हैं और देखते हैं कि ये तो बैठ गए अब हस्तलिपियों को पढ़ने के लिए, तो वो आसपास के यजमानों के बारे के घर जाने के लिए, उनसे मिलने के लिए पूछते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन इस बार उनको जाने भी देते हैं, क्योंकि उनको इन पुस्तकों को पढ़ना होता है, देखना होता है, तो वो समझते हैं कि इसमें तो उनको वक्त लगेगा, समय लगेगा। तो वो कहते हैं कि मुझे तो कम से कम 2-3 दिन लगेंगे, तो आप चले जाइए, लेकिन 2-3 दिन बाद आप दोपहर को यहाँ पर चले आइएगा। तो सुमति जी चले जाते हैं। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, क्योंकि सांकृत्यायन जी जानते थे कि इन पोथियों को पढ़ने में उनको 2-3 दिन लगेंगे। तिंगड़ी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया, भिक्षु नम से विदाई लेकर हम तिंगड़ी गांव की ओर चल पड़े। बच्चों, हमने इस पूरे यात्रा वृतांत में यह पढ़ा कि जब राहुल सांकृत्यायन जी पहली बार अपनी तिब्बत यात्रा पर गए थे तो उन्होंने क्या क्या देखा। 1929-30 के करीब वो गए थे, तो नेपाल के एक दूसरे रास्ते से वह गए थे, क्योंकि ये जो फरिंग कालिम्पोंग जो दार्जिलिंग जिले में पड़ता है, ये रास्ता भी बंद था। तो इन्होंने एक नेपाल का दूसरा रास्ता चुना था और बिल्कुल भिक्षुकों भिखारियों के वेश में वहां पर गए थे। और वहां गए और बहुत सारी इनको परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। तो परेशानियां तो आप ये मान लीजिए कि दांडे की चढ़ाई में थी और वहां की मौसम जलवायु से थी, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने बहुत कुछ देखा। और एक परेशानी यह भी थी कि वहां पर हथियार का कोई कानून नहीं था, तो जान का खतरा था। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बहुत सी अच्छी चीजें भी देखी जो उस वक्त तिब्बती समाज में था। जैसे औरतें जो थी वो पर्दा नहीं करती थी और वहां पर मेहमानों की बहुत ही अच्छी खातिरदारी होती थी। अब यह बात अलग है कि दूसरी बार जब वे पहली बार तो भिखारी के वेश में गए थे, तो उन्हें रहने के लिए बड़ी अच्छी जगह मिल गई। लेकिन जब वो दूसरे बार बड़े संभ्रांत बन के घोड़े पर चढ़ के जाते हैं तो उनको उतनी अच्छी जगह नहीं मिलती है। तो उन्होंने साथ ही साथ वहां की मनोवृत्ति पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने यह भी बताया कि वहां का मुख्य पेय पदार्थ क्या है, चाय, और वो आप चाहे जैसा भी वहां पर बनवा सकते हैं। वहां पर कह के आप दूसरों के घरों में उनकी रसोई तक जाकर खुद चाय भी बना सकते। और उन्होंने यह भी बताया कि वहां का मुख्य मदिरा कह लीजिए तो वो छंग था, जो वहां के लोग शाम को पिया करते थे। साथ ही साथ उन्होंने वहां की भौगोलिक स्थिति का भी बताया है कि वहां पर जो पहाड़ है कुछ तो बिल्कुल ही निर्जन है, जो स्थान है वो बहुत ही निर्जन है, वहां पर जान का भी खतरा रहता है और बहुत ही ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। तो इस सफर में उनके साथ सुमति जी थे, जो एक मंगोल भिक्षु थे। उनको रास्ते की बहुत पहचान थी उधर की, तो वो उनके साथ वहां पर यात्रा पर गए थे। तो बच्चों, इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ मिलेंगे। जय हिंद, नमस्ते।